चुनाव के बाद देश के अंदर पिछले 2-3 दिन के अंदर जो घटना स्तर घटे हैं, जो घटनाएं घटी हैं, उन पर हम फिलहाल बात करेंगे। 2-3 अहम चीज़ें हैं जो जनता को जानकारी होना चाहिए, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कंगना रनावत के ऊपर। कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुकी हैं और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई हैं। दो दिन पहले जब कंगना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची और वहाँ जो सिक्योरिटी वगैरह होती है, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं एयरपोर्ट पर, जांच है, तो जब वो जांच के लिए पहुंची तो वहाँ एक CISF की कांस्टेबल ने, कुलविंदर कौर उनका नाम बताया जाता है, उन्होंने कंगना रनावत की पिटाई कर दी। कुलवंत कौर ने उनको, जैसा बताया जाता है, थप्पड़ मारे और वैसे और थोड़ा बहुत मारपीट की। कुलवंत कौर की तरफ से बयान है कि वो गुस्से में थी इस बात को लेकर कि जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था तो कंगना रनावत ने बयान दिए थे। उन बयानों में किसानों को खालिस्तानी कहा गया था। साथ ही आंदोलन में शामिल होने के लिए जो महिलाएं आई हुई थी, पुरुष आए हुए थे, किसान, उसको लेकर के कंगना ने कहा था कि ये 100-100 रुपये वाले लोग हैं, इनको 100-100 रुपये में बुलाया गया है। कुलवंत कौर ने कहा कि उसमें मेरी माँ भी बैठी हुई थी और इसने मेरी माँ का अपमान किया है, इसलिए मैंने इसको पीटा है। कुलवंत कौर को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। कुलवंत कौर ने सही किया गलत किया इस पर डिबेट हो सकती है, बात हो सकती है और लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई जो एक सैनिक को इस तरह का कदम उठाना पड़ा। बात इस पर होनी चाहिए, ऐसी नौबत क्यों आई, क्योंकि लंबे वक्त से भारत के अंदर आतंकवाद चल रहा है और ये आतंकवाद की कई सारी शक्लें हैं। एक जो भयानक शक्ल थी, धमाके होना, हमले होना, फिलहाल जब से RSS का खुलासा हुआ है कि इन हमलों के पीछे, इन वारदातों के पीछे RSS के लोग शामिल होते हैं, तब से उस पर रोक लग गई है और धमाकों की और हमलों की कार्रवाइयाँ देश के अंदर से लगभग ख़त्म हो गई हैं। बात यह है कि देश के अंदर जो आतंकवाद चल रहा है उसकी कई शक्लें हैं। एक बहुत ही ख़तरनाक शक्ल है, वो है बौद्धिक आतंकवाद, और इसमें लोग पढ़े लिखे, काबिल, जानकार, ये लोग आतंकवाद फैलाते हैं ज़बान के ज़रिए, कलम के ज़रिए, लेख लिखते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पर, ये रैलियों में, जनता के बीच पहुंचकर कार्यक्रमों में भाषण देते हैं, धर्म संसद लगाते हैं, वहाँ से आह्वान करते हैं, धमकियाँ देते हैं, मारने काटने की अपीलें जारी करते हैं, उसकी गर्दन काट दो, उसका सर उड़ा दो। कलम से लिखने वाले वो लिखते हैं
अखबारों में उनके बड़े बड़े लेख छापे जाते हैं और ये सिलसिला कई दशकों से देश के अंदर जारी है। नेता और मिनिस्टर जनता में पहुंच करके टेलीविजन के सामने नारे लगाते हैं, गोली मारो। तो कई तरह की जो चीज़ें हैं जब उन पे अंकुश नहीं लगते हैं। अगर कंगना रनावत ने जिस वक्त भाषण दिया था, बयान दिया था किसानों के खिलाफ, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई होती किसी तरह की, तो कुलवंत कौर को कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब नाइंसाफ़ी होती है तो असंतोष पैदा होता है। जब असंतोष पैदा होता है तो अपराध घटित होते हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दशकों के से देश के अंदर नफरत फैलाने, समाज को बांटने, लोगों को नीचा दिखाने और अपने ही देश के अंदर अपने ही देश के लोगों को बुरा भला कहने में ये लोग लगे हुए हैं। बड़े लेवल पर यह काम होता है। बड़े नेता, आपने देखा होगा टेलीविज़न पर, एक वक्त था जब बहस होती थी, जनता से जब वो संवाद करते थे चुनावी सभाओं में या और किसी कार्यक्रम में, तो कहते थे कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान होता है। बड़े लीडर लाखों की भीड़ में खड़े होकर के कहते थे कि भूमि को समतल होना होगा, और अगले दिन भूमि समतल कर दी जाती है। ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को दिन के उजाले में लाखों लोगों की भीड़ ढहा देती है। सुप्रीम कोर्ट के जज मीडिया के सामने आते हैं और रोते हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है। उन्हीं में से एक जज बाद में सीजीआई बनते हैं और उनकी पीठ बाबरी मस्जिद की जगह को राम मंदिर के लिए दे देती है। जब नाइंसाफ़ी होती है तो लोग किसी न किसी तरह से अपना गुस्सा प्रकट करते हैं, वक्त आने पे करते हैं। जब वक्त ठीक नहीं होता खामोशी से सह भी लेते हैं। लेकिन ये ह्यूमन नेचर है कि वक्त आने पर इंसान अपने दिल की बात ज़रूर कहता है। जो थप्पड़ मारा गया कंगना रनावत को, अगर कंगना ने जिस वक्त बयान दिया था उसी वक्त उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई होती, किसी ने उसको डांट दिया होता कि तुम ऐसी बात मत बोलो और किसानों से माफ़ी मांग लो जो तुमने बोला है। मगर किस किस को खामोश करते, पूरा आरएसएस का और भाजपा का जो कैडर था वो किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। क्योंकि देश में एक मिलिशिया तैयार किया गया है पिछले 10 सालों के अंदर। वो मिलिशिया के लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, घरों में घुस करके पूछते हैं बताओ तुम्हारे फ्रिज में क्या रखा हुआ है, सड़क पर चलते हुए की हत्या कर देते हैं। बड़े नेता ने बता दिया था कपड़ों से पहचान कर लिया करो, तो कपड़ों से पहचान करके सफ़र में जा रहे लोगों की हत्या कर देते हैं। जब नाइंसाफ़ी होती है और नाइंसाफ़ी में शामिल वो लोग भी हो जाएं जिनके ऊपर इंसाफ कायम करने की जिम्मेदारी है, तो और बहुत बुरा होता है। कुलवंत कौर ने कंगना को थप्पड़ मारा,
गलत है। कंगना ने किसानों को खालिस्तानी कहा, 100 रुपये में बुलाए हुए लोग कहा, उसको आपने गलत नहीं कहा, जबकि वो गलत था, गलत है। और कंगना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, अब माफ़ी मांगना चाहिए उसको। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होकर के भी, रह कर के भी उसकी वैसी ही सोच बनी रहेगी, क्योंकि अभी वो मान के चलिए मिनिस्टर बना दी जाती है। तो शिवसेना की सरकार ने जब थी महाराष्ट्र में महागाड़ी की सरकार, तो कंगना के कुछ हिस्से पर, मकान के हिस्से पर बुलडोज़र चला दिया था। अब ये उसके बदले लेगी। फिर ये जो बदले की कार्रवाइयाँ हैं देश के अंदर, वो इसलिए होती हैं कि इंसाफ से लोग महरूम रह जाते हैं। एक और घटना है, वो है प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का। उनको एनडीए गठबंधन ने अपना नेता चुन लिया है। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड की मीटिंग अभी नहीं हुई है और उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की तरफ से मोहर नहीं लगी है कि ये हमारे नेता हैं। उससे पहले एनडीए ने उनको अपना नेता चुन लिया। राष्ट्रपति महोदय ने सरकार बनाने के लिए न्योता दे दिया है। राष्ट्रपति महोदय ने प्रधानमंत्री मोदी को खीर या दही कोई चीज़ खिलाई चम्मच से राष्ट्रपति भवन में। जब वो पहुंची थी, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे 240 सांसदों के साथ। वो चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद भी सरकार बनाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन को वैसे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल है, तो उसी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाना था। तो परंपरा है उसके मुताबिक, तो यहाँ मोदी साहब को ही बुलाया जाना था, या भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष को, लीडर को। अब यहाँ मोदी साहब को इनवाइट कर लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई है। तो ये माने कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है, अब वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। चुनाव के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब आरएसएस की कोई ज़रूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की ज़रूरत नहीं है और मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि उनकी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई है चुनाव में, और उनको गठबंधन के लोगों ने भी समर्थन दिया है, इसलिए उनके पास पर्याप्त संख्या है। वो मोदी जो पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते थे, अब वो रिमोट कंट्रोल से चलेंगे, बैसाखियों से चलेंगे, सहयोगी दलों के इशारे पर चलेंगे। अब वो मनमानी नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। वो एक सलाहकार के तौर पर सरकार में बैठे रहेंगे प्रधानमंत्री बनके, और सलाह मशवरा लोगों के लेंगे, दिन भर उनकी डिमांड्स पूछेंगे और डिमांड्स को उन्हें पूरा करना होगा। अब वो मनमानी नहीं हो सकती जो 10 साल उन्होंने की। किसी से कोई बातचीत नहीं, किसी से कोई परामर्श नहीं, जो आया मन में वो आदेश जारी कर दिया। दूसरे एक नेक्सस और टूटेगा गुजरात लॉबी का। जो पीएमओ में गुजरात लॉबी के लोग भरे हुए हैं वो वहाँ से बाहर होंगे। तो कई लेवल पर यहाँ बदलाव होते हुए आपको नज़र आएंगे आने वाले वक्त में। प्रधानमंत्री
तीसरी बार सरकार बना करके अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। शपथ ले लेंगे वो। अग्निवीर योजना उनको खत्म करनी पड़ेगी। अग्निवीर योजना खत्म करनी पड़ेगी। और सबसे पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट में आप मेहरबानी करके समान नागरिक संहिता CA/NRC लागू करने का आदेश पारित करें, ताकि मुसलमानों को लेकर के जो आपके मन में नफरत है, आपकी पार्टी और आपके संगठन में नफरत है, उसका अंत हो सके। एक और काम करें आप, चुनावी सभा में आपने कहा था तेजस्वी यादव को लेकर के, तो तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी भी आप शपथ लेते ही सुनिश्चित करें। लोगों में ये संदेश तो कम से कम पहुँचे कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते भी हैं कभी कभी। 10 साल में आपने कुछ नहीं किया। चीन अभी भारत के अंदर बैठा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि ये आप जब प्रधानमंत्री बनने आप जितने वक्त के लिए भी, तो उसमें चीन से भी दो हाथ करके चीन को भारत से बाहर करेंगे। अब आप एक बात हम आप बता दें अपने साथियों को जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं। 3 लोग, एक पॉलिटिशियन, एक अपराधी, एक बिजनेसमैन, यह माहौल देख करके, हालात देख करके फ़ौरन बदल जाते हैं। जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे परिस्थितियों में खुद को ढाल लेते हैं। इनसे अच्छा सर्वाइवल करना कोई नहीं जानता है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या मोदी बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मोदी 10 साल तक मनमानी करते आए और 12 साल तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए मनमानी करते आए। अब ये सरकार कैसे चलाएंगे? गठबंधन की जो वीकेस्ट गवर्नमेंट है, उनकी बैसाखियों की गवर्नमेंट है, रिमोट की गवर्नमेंट है, कैसे चलाएंगे? तो अब वो सरकार नहीं चलाएंगे, वो चलेंगे, दौड़ेंगे इशारों पर। जैसा अभी मैंने कहा कि पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और क्रिमिनल, तीनों लोग बहुत जल्दी तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं वक्त और हालात को देख करके, क्योंकि उनका सर्वाइवल बदलने में ही रहता है, वरना वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो मोदी अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनके सहयोगी दल हैं उनके इशारे पर काम करेंगे और किसी से शिकायत भी नहीं करेंगे बाहर कि मुझे काम नहीं करने देते हैं ये लोग, या मैं इनके दबाव की वजह से कोई काम नहीं कर पाता हूँ जनता का। इन्हीं के काम करने में पूरा वक्त मेरा निकल जाता है, सारा जो क्षमता है वो इन्हीं को सहन करने में मुझे लगानी पड़ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ रहा है। इंडिया गठबंधन ने मोदी को चुनाव हरा दिया। जो संविधान बचाने की लड़ाई थी उसमें इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी जीत मिली है। उन्होंने देश को गड्ढे में जाने से, बड़ी मुसीबत में जाने से बचाने का काम किया है। गरीब, मजदूर, बेरोजगार, इन लोगों ने, गांव के लोगों ने, अमीरों ने इसमें हिस्सेदारी नहीं ली है। वो एक डिक्टेटर बनाने के लिए डिक्टेटर के साथ खड़े रहे जो अमीर लोग हैं हिंदुस्तान के।
मगर इंडिया गठबंधन ने अजय नायक को, जो जिसको माना जा रहा था कि ये अजय नायक है, उसको नालायक, जैसा सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, उनके वीडियोज आप देखें कि मोदी नालायक है, तो हम नाम न लेते हुए हम कह रहे हैं कि अजय नायक को नालायक साबित किया, और अब वो नालायक को खलनायक भी साबित कर देंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन बिल्कुल भी ऐसी सरकार नहीं बनाना चाहता है जो किसी की शर्तों पर बनाई जाए। समन्वय के साथ, आपसी तालमेल के साथ सरकार बनाने के लिए इंडिया गठबंधन कोशिश करता रहेगा। 1977 में जब जनता पार्टी जीत करके सरकार में आ गई थी और कुछ दिनों के बाद फिर उनकी सरकार गिर गई थी और इंदिरा गांधी की सरकार फिर से वापस आ गई थी। ऐसा नहीं चाहता इंडिया गठबंधन कि 1977 को दोहराया जाए, इंडिया गठबंधन सरकार बना ले और साल डेढ़ साल के बाद उनकी सरकार को गिरा दिया जाए। अब फिर भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी इंडिया गठबंधन की फजीहत करते हुए, नाकामियाँ गिनाते हुए देश पर मसलत हो जाए। इंडिया गठबंधन की कोशिश है वेट एंड वॉच और जनता से जुड़े रहना, जनता के बीच में बने रहना, जनता के लिए काम करते रहना, और नायक को पूरी तरह खलनायक, क्योंकि राहुल गांधी ने ये इशारा सरकार बनने से पहले ही दे दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। शेयर बाज़ार में जो मैनिपुलेशन हुआ था एग्जिट पोल को लेकर के, कि शेयर बाज़ार को पहले ऊपर उठाया गया और फिर बाद में वो धराशायी हो गया। 30 लाख करोड़ रुपए का उसमें नुकसान हुआ शेयर होल्डर्स का। तो इसकी जेपीसी जांच हो। राहुल गांधी ने शुरुआत कर दी है जेपीसी जांच के लिए। अब विपक्ष पहले की तरह कमज़ोर नहीं है, विपक्ष के पास एक लीडर होगा, विपक्ष का लीडर पार्लियामेंट के अंदर, जो पिछले 10 साल से नहीं था। विपक्ष का वो लीडर जहाँ कहीं भी सरकार गड़बड़ करेगी या जो 10 साल में गड़बड़ कर चुकी है, अभी डिमांड होगी विपक्ष की तरफ से राफेल के लिए भी, राफेल के मामले पर जेपीसी बनाने की नए सिरे से, पेगासस पर भी उसकी बातचीत होगी, और भी कई सारे मुद्दे हैं। अग्निवीर योजना पर वापस जाना पड़ेगा सरकार को। तो मोदी जो सीना तान के चलते थे कई बार, वो बता दिया जाता है कि आपको इस तरह से चलना है, क्योंकि कैमरे लगे होंगे, तो वो एक्टिंग करना होती है। जैसा वो चीख पुकार करके और जनता के बीच में पहुंच करके बातें करते थे, अब वो उनका नट बोल्ट जो है वो ढीले हो जाएंगे। अब वो देखेंगे कि 10 साल में मैंने क्या किया है। वहीं अमित शाह, बहुत उम्मीद है कि शायद अमित शाह को इस बार गृह मंत्रालय न मिले और ये किसी अन्य को रहेगा। उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ही 2 मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। नाम जैसा चल रहा है शिवराज सिंह चौहान का, तो मुमकिन है शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री बनाए जाएं। तो जो हमने अभी बात की थी गुजरात नेक्सस के ब्रेक होने की, तो वो ब्रेक होगा, और जब वो ब्रेक होगा तो मोदी, जैसा आपने देखा होगा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर वो बोल नहीं पाते हैं, तो गुजरात लॉबी के बगैर वो चल भी नहीं पाएंगे। कुछ दिनों में उनके बहुत सारे मामला
जनता के सामने आ जाएंगे। और जो नायक बनाया हुआ था मीडिया ने, देश का जो करप्ट मीडिया है, आरएसएस का मीडिया है, कॉरपोरेट का मीडिया है, उसने मोदी को जो बहुत बड़ा एक महामानव बनाया हुआ था, और वो खुद भी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोलते हैं, कि कुदरती तौर पर प्रकट हुए हैं, वो पैदा नहीं हुए। तो मोदी का जो आने वाला समय है ये अच्छा नहीं होगा। उनके बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी अब सामने। मीडिया भी उम्मीद है अपने आप को थोड़ा दुरुस्त करेगा, जैसा उसका स्वभाव, जैसा उसका तरीका 10 साल रहा है, उसमें तब्दीली आने की बहुत हद तक उम्मीद है। कर लेना चाहिए। एक और सलाह है, कंगना रनावत की कुटाई के बाद आरएसएस का जो मीडिया है, मोदी का जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसके एंकर्स को, उसके जो एडिटर्स वगैरह हैं, वो जब बाहर निकलें, ये सलाह है, तो सिक्योरिटी वगैरह के साथ निकलें, क्योंकि जनता के साथ जो उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, जनता मीडिया से ही बहुत खफा है। तो मालूम हुआ जैसा कुलवंत कौर ने एक थप्पड़ उसको रसीद कर दिया है, कहीं मोदी मीडिया के, ये गोदी मीडिया के लोग जनता के बीच पहुंचेंगे बगैर सिक्योरिटी के, तो हो सकता है उन्हें भी इनकी कोई बात वो दिल में लेके बैठे हों और वो अपने हाथ वहाँ दिखा दें। तो जो आरएसएस का मीडिया है, गोदी मीडिया है, इसके जो लोग हैं वो एहतियात के साथ निकलें, सुरक्षा के साथ निकलें। ये अब तक की कुछ चीज़ें थी पिछले 2 दिन की जो हमने बात की। मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है। हमेशा उम्मीद अच्छे के लिए रखना चाहिए कि अच्छा होगा। भविष्य जो है वो वर्तमान से अच्छा होता है, वर्तमान भूतकाल से अच्छा होता है। तो हमेशा अच्छे के लिए उम्मीद रखना चाहिए। और उम्मीद ये भी रखना चाहिए कि जो गुजरात लॉबी है, मोदी हैं, वो अपने आप को करेक्ट कर लें। देश की जनता को उनसे उम्मीद थी, बड़ी मायूसी हुई है जनता को, तो अब वो उस मायूसी को जब तीसरा मौका मिल रहा है, कोशिश करें ख़त्म करें। शुक्रिया आप सभी का।